ठीक है, चलो। तो इसका जो दूसरा वाला पोर्शन है वो लिख लो फटाफट कि क्या होता है क्या नहीं, और किस तरीके से हम उसको करते हैं। ठीक है भाई। तो इसका टॉपिक नंबर 2 करेंगे हम लोग। टॉपिक नंबर 02। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कल पूरा नहीं हो पाया था ना, आज कंप्लीट करना है पूरा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही करेंगे हम लोग। टॉपिक नंबर 2, अगर एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो। तो हम इसका टॉपिक नंबर 2 देखेंगे क्या क्या है। तो इसमें तुम सबको पता है वो एक ही फॉर्मूला याद रखना है। हाँ, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, उसी फॉर्मूले से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूले से कैसे याद रहेगा तुम्हें सब कुछ। तो वो फॉर्मूला क्या होता था बताओ, किसी को याद है? जो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, नास्ट वो खत्म हो गया, दैट इज रेजिस्टेंस। तो तुम सबको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं? आर इज इक्वल टू क्या? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वी अपॉन आर है। मतलब वी अपॉन आई बोलता तो समझ भी आता। तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई तो सुना है, पर वी अपॉन आर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आर। हाँ यही है, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है बेटा। रेजिस्टिविटी इसको बोलते हैं, रो को। वो भी यहीं से निकल जाएगा, आर इंटू ए बाई एल, बात एक ही है। देखो, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? रेजिस्टेंस का। तो मैं अगर सच में किसी चीज को, ए है एरिया, एल है लेंथ, ठीक है, अगर तुझे सच में किसी चीज को यहाँ पे याद करना है तो बस वो यही एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से बेटा हम सब बना लेंगे और ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए को हमें याद रखना है कि ये हो गया। अब सुनो, ये तो हो गया रेजिस्टेंस। इसी तरीके से अब मुझे बताओ, अगर यहां से रेजिस्टिविटी मुझे निकालना हो तो मैं रेजिस्टिविटी कैसे निकालूंगा? रेजिस्टिविटी, बोलो भाई कैसे आएगा रेजिस्टिविटी? व्हाट इज रो? तो रो इज इक्वल टू नथिंग, आर इंटू ए बाई एल। तो इस तरीके से बेटा हमारा रेजिस्टिविटी निकल जाएगा। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। क्लियर है? तो ये तुम्हारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। अब सुनो इंपॉर्टेंट चीज, यहीं से मैं फटाफट फॉर्मूला फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ। यूनिट वगैरह तुम सबको थोड़ा थोड़ा सा तो पता होगा ही, खैर, है ना। अब सुनो, अब कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस तो ये किसका उल्टा लग रहा है बताओ? रेजिस्टेंस का। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, यानी रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट। अब आर का फॉर्मूला तुम सबको पता ही है, क्या है फॉर्मूला बोलो आर का? दैट इज, हाँ, तो 1 अपॉन रो इंटू एल इंटू ए। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे बेटा? जी। तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कि जी को तुम ऐसे याद रखो, जी को आप ऐसे ही याद रखना 1/r, और आर का वैल्यू पुट कर देना, है ना। बिल्कुल जरूरत नहीं है कि पूरा ऐसे रट के जाओ, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले कितना ही रट पाओगे। तो ये थोड़ा सा तुम लोगों को ध्यान में रखना है। डन, नोट कर लो फटाफट। बोल बोल, गर्मी लग रही है? कोई बात नहीं। तो G इज इक्वल टू 1 इंटू A अपॉन रो इंटू एल। सो ये हम लोग को इंपॉर्टेंट कंडक्टेंस का एक फॉर्मूला जो है वो याद करके चलना ही चलना है। अब आगे चलो, नेक्स्ट क्या आता है हमारा इसके बाद? ठीक है, हो गया ये। चलो हाँ भाई, जल्दी फटाफट तुम लोग, फास्ट, गुड। अब बेटा इसी तरीके से फोर्थ वन हमारा क्या होता है, कोई बोल दो? कंडक्टिविटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अभी तक का। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला तुम्हें हर एंगल से याद होना चाहिए। तो पहला, कंडक्टिविटी के, तो ये किसके इक्वल होता है बेटा? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो जैसे कंडक्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस था, कंडक्टिविटी क्या होगा बेटा? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। अब सुनो, अब तुम सबको पता है रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या थी? आर इंटू ए बाई एल, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए। तो ये एकदम रट के रखना है भाई, भूलना ही नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए। अब एक बात बता जल्दी से, व्हाट इज दिस 1 अपॉन आर? एक तो आप ये फॉर्मूला याद रख लो, चलो। एक तो ये आपको याद रखना ही रखना है। इसमें देख बेटा किसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोल। तो एल बाई ए को क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेल कांस्टेंट। तो एक पूछता मेरे से सेल कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, कांस्टेंट है तो ये वो वाला कांस्टेंट नहीं है, ये सेल कांस्टेंट है। तो हर बार इसके लिए तुम्हें कुछ दे रखा होगा या तुम्हें निकालना होगा, एल बाई ए के रेशियो को बोलते हैं। अच्छा, आर सबको पता है क्या है? रेजिस्टेंस। तो बेटा इस फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, अगर तुम बोलो तो? कि के का के रहा, 1 अपॉन आर को क्या लिखा था अभी? जी, और एल बाई ए को लिखते हैं जी स्टार, यानी सेल कांस्टेंट।
तो ये फॉर्मूला हमारा ऐसे भी हो सकता है कि K इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला भी हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है कि क्या मिल रहा है क्या नहीं। डन। चलो, तो ये फॉर्मूला हो गया हम लोगों का पूरा कंडक्टिविटी का, कि कंडक्टिविटी क्या होता है क्या नहीं। यूनिट बोलो कंडक्टिविटी का जल्दी। यूनिट। तो अगर मैं यूनिट का बात करूं कंडक्टिविटी का, तो क्या यूनिट आएगा? साइमन। हाँ, तो बोल रही है 1/r है, यानी ओम इनवर्स। तो कई लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, ओम इनवर्स। और लीटर और सेंटी सॉरी, मतलब लेंथ का क्या होता है सेंटीमीटर, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, या फिर जैसे इसने बोला ओम इनवर्स को साइमन भी बोलते हैं, तो आप इसको लिख सकते हो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट है जो हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, वेरी गुड। अब चलो आगे। डन। अब देखो बेटा, ये हो गया पूरा। अब आगे आ जाओ फिफ्थ फॉर्मूले पे। सो फॉर्मूला नंबर फिफ्थ क्या है हम लोगों का? तो ये हो जाएगा बेटा, अब सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? पर सेंटीमीटर, है ना? हाँ भाई, याद रहेगा ना, क्योंकि एल बाई ए है। लेंथ का क्या होता है सेंटीमीटर, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पर सेंटीमीटर होता होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट लिखो सभी, कौन सा बच गया अब? मोलर, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी। तो बेटा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा? कैप एम। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होगा कैप एम। कैप एम इज इक्वल टू क्या? बोल भाई। कैप एम इज इक्वल टू ए। यस ए, बोलो आंसर क्या होगा इसका? के इंटू थाउजेंड अपॉन एम। वेरी गुड। सो के इंटू थाउजेंड अपॉन एम। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलर कंडक्टिविटी। एंड सिमिलर वे में बेटा, अगर नॉर्मेलिटी के टर्म में लिखना हो हम लोगों को, तो क्या लिख सकते हैं? ये डी बताओ, डी। यू बोलो। के इंटू थाउजेंड अपॉन एन। तो ये लिख सकते हैं बेटा। और हम सबको पता है एन और एम में क्या रिलेशन होता है, सबको पता है ना? एन और एम में क्या रिलेशन होता है? तो हम सबको पता है एन इज इक्वल टू एन इंटू एम। ठीक है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। तो ये याद रखना है आप लोगों को। चलो, अब बेटा इसका यूनिट लिख लो फटाफट। इसका यूनिट जब भी भूलोगे पेपर में ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, कहीं ना कहीं तो गिवन होगा ही। तो याद रखना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हम लोगों का इसका यूनिट हो गया। डन। यस। पी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यूनिट इज इक्वल टू साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। डन बेटा, ये फॉर्मूला लिख ले, ये जरूर आता है। तो हमें के थाउजेंड और एम चाहिए। एम क्या है यहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी, कुछ भी बोल ले। चल बेटा अगले फॉर्मूले पे चल जल्दी से। फॉर्मूला नंबर सिक्स। हाँ भाई, फॉर्मूला नंबर सिक्स क्या होगा बोलो? हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला तुम्हें रट के रखना है। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? बोलो अल्फा। तो अल्फा का फॉर्मूला हम सबको पता है भाई, व्हाट इज अल्फा? तो अल्फा इज इक्वल टू कैप एम अपॉन कैप नॉट एम। भूलोगे तो नहीं? कैप एम अपॉन कैप नॉट एम। जो भी भूलेगा वो याद रखना, पहले हमने कैप एम पढ़ा है ना, तो कैप एम पहले आएगा। कैप नॉट की तो अभी बात ही नहीं करी कहीं, तो अपॉन आएगा। है ना? पेपर में ज्यादातर बच्चे गलती यही करते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी कैप नॉट को ऊपर लिख देते हैं, कैप एम को नीचे लिख देते हैं, गलत। कैप एम अपॉन कैप नॉट, अभी कैप नॉट बताऊंगा। कैप नॉट और कैप एम क्या है? कैप एम पता है ना क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। तो कैप नॉट एम क्या है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी। लिखो, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, जीरो कॉन्सेंट्रेशन, या फिर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कुछ भी बोल लो, या इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप या तो बोल दो मोलर कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे।
या फिर इसका एक और नाम है, बहुत सारे नाम है इसके, या फिर इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो कुछ भी बोल लो, सब इसी के नाम है। ठीक है, हाँ भाई, हाँ लिखो भाई, लिखो फटाफट। मोलर कंडक्टिविटी, अच्छा पूरा लिखूं, ले, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये तीनों इसी के नाम है, ठीक है। और इसको हम लोग किससे निकालते हैं, उस लॉ का नाम पता है तुम लोगों को, पता ही होगा, दैट इज खार्श लॉ, जो भी है कोलार्स खार्श लॉ जो भी है, उसको उससे निकालते हैं। तो चलो देखते हैं एक बार, ये हो गया पूरा, बड़े जल्दी बताओ, डन। अब इसी में आओ, सेवेंथ, फॉर्मूला नहीं है, ग्राफ है। हाँ, सबसे ज्यादा इस पे मतलब ये वाला जो टॉपिक है ना, इस पे बहुत सिंपल फॉर्मुलेज हैं। अगर फॉर्मूला जिसको याद है फटाक फटाक से क्वेश्चन करेगा, 2-2 मिनट का काम है बस। तो लिख लो, सबसे पहले ग्राफ में ऐसे लिख लो ग्राफ, और यहाँ पे लिख लो वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ कैप एम एंड कैप नॉट एम विद कॉन्सेंट्रेशन, कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसमें क्या क्या वेरिएशंस देखने को मिलता है। तो किस में वेरिएशन देखना है तुम्हें, कैप एम और कैप नॉट एम में क्या क्या वेरिएशन देखने को मिलता है। तो आपको क्या याद रखना है बेटा, सबसे पहले ध्यान से समझो, एक फॉर्मूला इधर याद रख लेना कि कैप एम इज इक्वल टू कैप नॉट एम, ठीक है। कैप एम इज इक्वल टू कैप नॉट एम माइनस अंडर रूट -a/√c। तो बेटा ये c क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और कैप नॉट एम है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो ये इक्वेशन को भी थोड़ा सा याद रखना है। अब सुनो दिमाग लगा के जरा, क्या होता है, अगर मैं बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता होगा, क्या बोल रहे बेटा, 1। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है, कह रही 100%। नमक को पानी में डालोगे तो घुल जाएगा ना, या इंतजार करेगा किसी चीज का कि नहीं अभी और टाइम लगेगा, नहीं घुल जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पानी के अंदर जाते ही टूट जाते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा जो पानी के अंदर जाके कंप्लीटली टूटते नहीं है। तो वो पता है क्या कहते हैं कि और पानी डालो, तो जितना पानी डालोगे उनकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, दिमाग में सोच के बताना एकदम। देख भाई इधर ध्यान से, क्वेश्चन आता है हर साल 2 नंबर का, और सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या है सुनो। मैं एक चीज दिमाग में भरो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जो पानी में जाते ही टूट गया, और वीक वो होगा जो पानी में जाते ही पूरी तरीके से नहीं टूटा। तो वीक वाले को अभी भी इंतजार रहेगा टूटने का, तो उसमें जैसे ही पानी डालोगे वो टूटना स्टार्ट होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग जितना टूटना था वो पहले ही टूट गया। तब एक बात बता, एक दो इलेक्ट्रोलाइट है ए और बी, सोचना खुद दिमाग लगाना, दो इलेक्ट्रोलाइट है ए और बी, दोनों में डाइल्यूशन किया मतलब पानी डाला, तो डाइल्यूशन करने पे ए जो है, ए की कंडक्टिविटी 50 गुना बढ़ गई, और बी की कंडक्टिविटी 10 गुना बढ़ी। तो ए और बी में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन, बी, ए, ए बी, नहीं ए बी, सोच ले पहले, बी, बी, क्यों, तू समझा दे, इन्होंने आंसर बताया तू समझा दे। हाँ क्योंकि नहीं, 10 बी वाला था, 50 ए वाला था, तो इसीलिए तुमने बी बोला। हाँ तो बी 10 वाला था ना, तो उसकी कंडक्टिविटी कम है, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए ना, मैंने स्ट्रॉन्ग पूछा है। क्यों, उसकी कंडक्टिविटी कम है। हाँ, जल्दी टूट जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ए तो समझा नहीं मैंने क्या बोला, देखो मैंने ये बोला कि ऑन डाइल्यूशन, पहले ये वर्ड ऐड कर दिया कि जब मैं पानी डाल रहा हूं ए और बी दोनों इलेक्ट्रोलाइट में, तो ए की कंडक्टिविटी 50 गुना बढ़ गई, और बी की कंडक्टिविटी सिर्फ 10 गुना बढ़ी, मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, मतलब ज्यादा टूट गया। तो ज्यादा कौन टूटेगा पानी डालने पे, जो पहले कम टूटा है। पहले कौन कम टूटा है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ, बी। नहीं समझा ना, बोला तो सही था, रीजन एक्सप्लेनेशन पूछ रहा हूं, समझी तू कि कोई गड़बड़ है, क्योंकि ए नहीं टूट रहा है,
ज्यादा, सॉरी, ए ज्यादा टूट गया, 50 गुना हो गया, तो इसका मतलब वो वीक था, तभी पानी डालने पे उस पर असर पड़ रहा है। स्ट्रांग वाले में कोई असर ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि जितना टूटना था टूट चुका है। ये 20 नंबर, 20 नंबर बोल रहा हूँ, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है। हाँ, मतलब बोला अपॉन डाइल्यूशन, मतलब जब उसमें और पानी कर रहे हैं। डाइल्यूशन का मतलब ही होता है पहले पानी डाल दिया, अब और पानी डाल रहे हो, पतला पतला ग्रेवी बना रहे हो और डाल डाल के। चलो, अब इसका एक ग्राफ बताओ मुझे, कौन सा ग्राफ होता है बेटा? क्या होगा अल्फा वीक इलेक्ट्रोलाइट से? एक से ज्यादा कि एक से कम? एक से कम, है ना? एक से कम। बेटा अब इसका एक ग्राफ बना दो जल्दी से जरा, बनाएं ग्राफ। देखो, तो इसका एक ग्राफ है बड़ा सुंदर सा। किसके बीच है ग्राफ? अंडर रूट C और कैप नॉट M के बीच। ठीक है, अंडर रूट C और कैप नॉट M के बीच। देखो क्या ग्राफ होता है और किस तरीके से ग्राफ मिलता है। तो एक तो ऐसे मिलता है, और एक हम लोगों को सीधा स्ट्रेट लाइन ऐसे मिल रहा है। अब दोनों को ध्यान रखना है, तुम्हें पेपर में ग्राफ दे देगा और पूछेगा इन दोनों को देख के बताओ कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है और कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। तो बेटा एक चीज दिमाग लगाओ, ये वाला जो ग्राफ है ना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, और ये वाला किसके लिए है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा। सो दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, याद रखना। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसे चला गया। अब सुनो, यहां पे पॉइंट मिल गया है, तो इस पॉइंट को क्या बोलोगे? कैप नॉट एम। इस पॉइंट को क्या बोलोगे? कैप नॉट एम। देखो इस ग्राफ को पढ़ना बताता हूं थोड़ा सा। इधर जाओगे तो क्या बढ़ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन। हाँ भाई सुन, इधर जाएगी तो क्या बढ़ेगा? कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इधर आएगी तो क्या बढ़ेगा? डाइल्यूशन। उल्टा सोच सकता हूं, मतलब इधर जाने पे सी बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन, तो इधर आने पे क्या होगा? डाइल्यूशन, पानी बढ़ रहा है। तो देख, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो कंडक्टिविटी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जहां पे कंडक्टिविटी मैक्सिमम थी, जिसके जिस पॉइंट को बोला लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा जीरो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? यहां। सी इधर बढ़ रहा है ना, तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन इसको बोलेगा, या इसको और क्या बोल सकता है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। भाई जीरो कॉन्सेंट्रेशन मतलब खूब पानी, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो कैप नॉट एम ये मिला। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ से नहीं मिलता है, तो इसके लिए हम लोगों को खार्श लॉ को यूज करना पड़ेगा। तो एक और खार्श लॉ से जोड़ जोड़ के बनाएंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ याद रखना, पेपर में कई बार 2 नंबर में आता है ग्राफ। स्ट्रॉन्ग वीक, ए और बी दे देगा, तो पूछेगा कौन वीक कौन स्ट्रॉन्ग, कौन वीक कौन स्ट्रॉन्ग, देख के बता देना। बोलो, क्लियर है? चलो बेटा लिखो फटाफट। बना लिया डायग्राम? ठीक है, अब लिख लो कॉल राश लॉ। स्पेलिंग थोड़ा कॉल राश लॉ के लिखते हैं। हो गया ये पूरा? सुनो, एक, जैसे, क्या स्पेलिंग बोल रहा है? बोल भाई बोल, बोल दे एक बार मैं भी देख लूं। गलत। ठीक है, कॉल राश लॉ। सुनो, सॉल्यूशन में हर साल 2 नंबर का जैसे हेनरी लॉ आता है ना पेपर में, वैसे ही इसमें से कॉल राश लॉ हर बार आता है। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 3 नंबर का दे देगा एक न्यूमेरिकल, और 1 नंबर में या 2 नंबर में दे देगा तेरे को कॉल राश लॉ। हेनरीज लॉ क्या होता है? सॉल्यूशन में पढ़ा था हमने, फिर पढ़ेंगे दोबारा, कई बार पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत ले। तो कॉल राश लॉ क्या होता है? कि एट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूशन बहुत ज्यादा कर दो, तो जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? पहले क्लोज थे, पॉजिटिव नेगेटिव क्लोज थे, अब उसके बीच में तो पानी डालने लग गया, पानी डालने लग गया तो क्या होगा? दूर। तो एकदम दूर हो जाएंगे, यानी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या हो जाएगा? आयंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो उनको हम उसके इंडिविजुअल सम के इक्वल लिख सकते हैं। यानी इसको लिखने का तरीका क्या है? जैसे मान ले बेटा,
किसी ने हमको दिया कि ये कैप नॉट एम है, किसका? CH3COOOH का। तो बेटा ये है इनफाइनाइट, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इसको तोड़ के कैसे लिखोगे बोलो? तो आप इसको लिख दोगे कैप नॉट एम ऑफ, या लैम्डा नॉट करके भी लिख सकती है, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस, और फिर क्या लिखेगी बेटा? लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव। समझ गए? इसी तरीके से मान ले, एक और एग्जांपल देता हूं। अगर किसी ने बोलते, भाई देखना इधर ध्यान से, कैसे लिखेगा? Al2SO4 के लिए कैसे लिखोगे? क्या बेटा? हाँ, मतलब इसी को तोड़ के लिखना है बस आपको। जब भी कैप नॉट एम तेरे को निकालना होगा ना, देख इधर बेटा, जब भी कैप नॉट एम निकालना होगा तो इन तोड़ के लिखना है, और इन दोनों की वैल्यू पेपर में गिवन होगी, बस तुम्हें ऐड कर देना है। ये गिवन होगा 50, ये गिवन होगा 350, दोनों ऐड कर दे 400। ऐसे ही निकालना है हर बार कैप नॉट एम। हाँ, और जैसे मान ले ऐसा दे दिया किसी ने, इसमें तो सीधा सीधा था ना। अब इसको कैसे लिखूं बोल? इसको एल पे कितना है? 2, तो ऐसे लिखेगा 2 लैम्डा नॉट ऑफ एल प्लस 3। ये चार्ज भूल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये 2 लगाना मत भूलना। और इधर क्या लिखेगा बोल? प्लस, ये Al2SO4 का फॉर्मूला गलत लिखा है ना मैंने, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस। तो इसको क्या लिख देगा बेटा बोल? 3 लैम्डा नॉट SO4 ट्वाइस नेगेटिव। हाँ, SO4 एक साथ ही रहता है, सल्फेट Al2SO4। BaCl2 होता तो क्या लिखते? एक Ba प्लस 2Cl। ठीक है, तो BaCl2। तो ये थोड़ा याद रखना भाई, पेपर में आपको इनकी वैल्यूज गिवन होगी। अच्छा, एक बार 2 नंबर में ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इसकी वैल्यू गिवन है और बोला है कि मुझे सल्फेट की वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे? इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी भी गिवन है, तो 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई दिस इंटू 3 इंटू एक्स वाई, कुछ भी मान लो, वो एक्स और वाई को निकालना है तुम्हें। गॉट इट? तो ये याद रखना। बोल बोल बोल, पेन उठाया तूने? अच्छा, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोग इसको बता सकते हैं। बोलो भाई, क्लियर है? चलो, अब इसमें कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूला है, उसको भी लिख लेते हैं। आ जाओ, 9वां लिख लो, एप्लीकेशन ऑफ कॉलराश लॉ। हाँ, लिख बेटा फटाफट जल्दी। डन। बोलो बोलो, लिखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ कॉलराश लॉ। लिखो। देखो भाई, पहला एप्लीकेशन क्या है, तुम सबको पता है, वही वाला, अल्फा इज इक्वल टू जो तुमने अभी अभी लिखा था, कैप एम अपॉन कैप नॉट एम। ये भी हम इसी की हेल्प से निकालते हैं। ये सब मतलब गलती से कोई पूछ लिया एप्लीकेशन तो 2-3 चीजें बता देना। या फिर बेटा एक होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज C α² 1 - अल्फा, ये भी हम यहीं से निकालते हैं। और जो तीसरा इसका एप्लीकेशन है वो हो जाएगा K × 1000 अपॉन सॉल्युबिलिटी S। तो ये तीनों के तीनों चीजें याद रख लेना, ये इसी के फैक्टर्स हैं। ठीक है, लिखो फटाफट। डन। बोलो, क्लियर है? तो बेटा बस इतने फॉर्मूले हम लोगों को याद रखने हैं।
तो अब इस बार मैं फैराडे लॉज वाला भी लिखवा देता हूँ एक ही साथ, उसके बाद कंबाइनली क्वेश्चंस करेंगे पूरे पे, ठीक है। तो फटाफट उस पर भी चलते हैं। पहले बताओ ये हो गया पूरा? हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3। तो टॉपिक नंबर 3 जो है हमारा वो पूरा इलेक्ट्रोलिसिस है। तो जरा ध्यान से समझना क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रोलिसिस। सो टॉपिक नंबर 3 इज कंप्लीटली इलेक्ट्रोलिसिस। कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, क्या नहीं, और किस तरीके से क्या कहानी है। तो बेटा इस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, लिख ले इसको फटाफट, जल्दी खत्म करना है, वी नीड टू सॉल्व क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फैराडे लॉज। दो ही लॉ हैं। पहला लॉ क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। ये लिखा हुआ है तुमने सब कॉपी में आराम से, बस अभी फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। तो बेटा फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ, जल्दी बताओ फर्स्ट लॉ को क्या लिखूं? W इज इक्वल टू ZIT। W इज इक्वल टू ZIT, याद रखना है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ZIT। अब थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, Z क्या है, I क्या है, T क्या है, सब मैं बताऊंगा। बेटा सबसे पहले W क्या है? वेट। वेट ग्राम में लेना। बेटा I क्या है? करंट। किस में लेना है? एम्पियर में लेना है। टी क्या है? टाइम। सेकंड में लेना है हमेशा। और बेटा बचा क्या? जेड। तो जेड को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। सुनो, जेड कैसे निकालोगे तुम लोग? तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलर मास, है कुछ भी बस बोल दो, मोलर मास अपॉन एनएफ। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट जेड। अब तुम एक बात बताओ मुझे, मोलर मास तो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, एन तुम अपना दिमाग लगा के निकालोगे, और एफ भी पता होगा तुम्हें, 96,500। क्या कुछ भी बोल रहा है, बस बोल ही दे रहा है। 96,700, 500 बोला? हाँ फिर ठीक है। तो एफ हमेशा याद रखना है बेटा, 96,500। क्या आगे कुछ यूनिट यूनिट होती है क्या? कूलम। तो 96,500 कूलम। और एन, अब सुनो एन के लिए, मुझे पता है तुम वहां पे गलती कर सकते हो, तो मैं खुद लिखवा ही देता हूँ जो मोस्ट प्रोबेबल आते हैं इसमें। जैसे मान ले कॉपर सल्फेट आ गया। अब यहाँ पे देख बच्चों के कैसे कैसे डाउट आते हैं। अच्छा कॉपर सल्फेट, तो सर मॉलिक्यूलर मास क्या हम कॉपर सल्फेट का लेंगे? नहीं, सिर्फ कॉपर का लोगे। क्योंकि हमें क्या पढ़ना है इलेक्ट्रोलिसिस में, क्या पढ़ते हैं कि कितना मास कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो कैथोड और एनोड पे तो रॉड ही लगता है ना, कॉपर का रॉड, सिल्वर का रॉड, यही तो लगाएंगे। कॉपर सल्फेट तो सॉल्यूशन होता है। तो कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास नहीं लेना, सिर्फ कॉपर का लेना है। या जिसका दे रखा होगा चुपचाप वही, अपना ज्यादा ओवर दिमाग मत लगाना। अब देख, कॉपर सल्फेट में एन का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये तुम गड़बड़ कर सकते हो। बताओ भाई एन का क्या होगा, तू तो नहीं करेगी ना गड़बड़, बोल एन कितना होगा, बोल। 2। तो एन का वैल्यू कितना होगा? 2। वेरी गुड। तो एन का वैल्यू 2 होगा बेटा। अब इधर देख, AgNO3, एन का वैल्यू, बोल चल तू बता दे, बुरा क्यों मान रहा है बता। एन का वैल्यू क्या होगा AgNO3 में? एन का वैल्यू क्या होगा? 3। हाँ कितना होगा एन का वैल्यू? 1। 1। भाई सिल्वर पे +1 का चार्ज होता है, नाइट्रेट पे -1 का। 10th क्लास से पढ़ रहे हैं हम लोग, जब 10th में मैडम लिखवाती थी ना पहले, जो पढ़ाते होंगे तुम्हें कि पूरे चार्ज याद कर लो। PO4 पे -3, SO4 पे -2, OH पे -1, CO3 पे -2। इस तरीके से याद कराते हैं बचपन में, तुम तो बचपन ही भूल गए हो। तो AgNO3 N इज इक्वल टू 1, कॉपर सल्फेट N इज इक्वल टू 2। तो ये याद रखना बस, ठीक है। चलो और क्या आ सकता है बोल? और आ सकता है बेटा निकल नाइट्रेट।
मतलब ज्यादातर क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा भी वो यही सब होगा। यहां पे भी n का वैल्यू बेटा 2 लोगे। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मैंने लिखवा दिए हैं, पेपर में जरूरी नहीं यही आए, और भी आ सकता है, लेकिन आता यही है, हर साल यही आया हुआ है। हाँ, एल्यूमिनियम आएगा तो 3 ले लेना, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बस मेटल मेटल। तो ये हो गया पूरा। तो फैराडे फर्स्ट लॉ पे इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी मुश्किल के। चलो आगे बढ़ो। बोलो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, मैंने मोस्ट कॉमन बताया है तुम्हें कि पेपर में ही आ सकता है। वो तो डिपेंड करेगा ना कौन सा दे रहा है, जैसे मान ले सोडियम क्लोराइड दे दिया तो 1 ले लिया, अगर एल्यूमिनियम दे दिया तो 3 ले लिया, तो यही सब आता है 1 2 3 मैक्सिमम इसी के बीच में। समझ आ गया पूरा? चलो बेटा, अब पहुंचो आगे जल्दी से। अब इसका सेकेंड लॉ भी लिख लो बगल में। बेटा इसी का सेकेंड लॉ भी लिख लो, सेकेंड लॉ। ठीक है, तो सेकेंड लॉ कहता है कि अगर मैं सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करूं अलग अलग 3 इलेक्ट्रोलाइट से, तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो इक्वल होगा उसके इक्विवेलेंट वेट के। यानी क्या लिखोगे बेटा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। बहुत कम न्यूमेरिकल इस पे देखने को मिलता है, लेकिन तुम याद रखना फॉर्मूला। हाँ देख, तेरे को बहुत एक्सपीरियंस है ना। W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। वेरी गुड। ठीक है। हाँ, ई क्या है? ई है इक्विवेलेंट वेट। हाँ, इक्विवेलेंट वेट। और बेटा इसको निकालते कैसे हैं? तो इक्विवेलेंट वेट को हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। बस लिख फटाफट जल्दी, खत्म। बस लिख दिया है। चलो चले आगे। हाँ बोलो। सॉरी, क्या समझा नहीं? मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2 लिखा है, अच्छा 2 क्यों लिखा है मैंने, सॉरी 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 सॉरी। एन, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन। ठीक, उसको आराम से भी उठा सकता था। गर्मी लग रही है, कोई बात नहीं। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन, वो जो दांत खोलते हैं तो एकदम बल्ब जल जाता है, वही है। कोई बात नहीं है। क्या है ये, खाली डब्बा लेके घूम रहा है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, कम। सो ये हम लोगों का सेकेंड लॉ हो गया। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। तो फर्स्ट लॉ हो गया, सेकेंड लॉ हो गया। अब आगे चलते हैं। एक चीज और मिसिंग थी जो बता देता हूं, लिख लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेटा ये लास्ट लिखो फिर क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि भाई ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, क्या नहीं, और किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस को समझते हैं, अगर 1 2 नंबर में आ गया तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तुम सबको पता होगा वो लिथियम से शुरू होता है, बीच में हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन के नीचे जो होता है उनकी इंपॉर्टेंस है। तो हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन होता है बेटा? कॉपर हो गया, मेन मेन, बाकी तो बहुत चीजें होती हैं, पर तू कॉपर याद रख सकती है, एजी याद रख सकती है, एयू याद रख सकती है, और पीटी याद रख सकती है। होने को बहुत कुछ होता है। सुनो अब, बेटा लिथियम जो है वो सबसे ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है? -3.04 वोल्ट। सबसे मोस्ट रिड्यूसिंग नेचर है इसका। तो इसमें से तुम्हें सीखना है, मैं वो बता देता हूँ सीखना क्या है, याद नहीं रखना है, सीखना है क्या। अगर आप नीचे आओगे और अगर आप ऊपर जाओगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 0। कितना होता है हाइड्रोजन का वैल्यू? 0। तो बेटा इधर कहा, कितना परेशान है, इधर देख। अगर ऊपर जाएगा धीरे धीरे करके तो क्या बढ़ेगा?
रिड्यूसिंग नेचर। तो बोलेगा ऊपर जाने पे क्या बढ़ता है, रिड्यूसिंग नेचर। तो पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है कि 3-4 वैल्यू दे देगा, बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। तो बता, एक है -2, एक है -1 और एक है -0.5, कौन अच्छा रिड्यूसिंग होगा? -2, समझ गया ना? तो जो जितना माइनस होगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन, अभी दूंगा क्वेश्चन, फिर वहां गड़बड़ कर दोगे। और नीचे आओगे तो क्या बढ़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ठीक है, तो ऊपर वाले बहुत अच्छे रिड्यूसिंग होते हैं और नीचे वाले बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग होते हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है, और बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब सुनो, इस पे एक क्वेश्चन पूछता हूं, तुम लोगों से बताना। ये कई बार आया हुआ है घुमा फिरा के। मान लो मेरे को आयरन है, मेरे पास आयरन क्या होता है बेटा, उसकी वैल्यू दे रखी है -0.44 वोल्ट। बेटा इस आयरन को मुझे जंग से बचाना है, कोरोजन से बचाना है। तो मैं इसके लिए कौन सा रीजेंट यूज करूंगा इन दोनों में? अब ध्यान से सुनना, मेरे पास क्या क्या रीजेंट है। एक है मेरे पास रीजेंट मैग्नीशियम, लेट अस अज्यूम, और जिसकी वैल्यू दे रखी है -2 पॉइंट, मुझे वैल्यू एग्जैक्टली याद नहीं, मैं 2.50 लिख रहा हूं, लेट अस अज्यूम। और एक ऐसा कोई एलिमेंट है, जैसे कि मैं कोई सा भी ले लेता हूं यार, हाइड्रोजन के आसपास कौन सा दिख रहा है, एसएन दे दिया, एसएन। एक दे दिया बेटा SN+2, जिसकी वैल्यू है -0.44। मैं किसको यूज करूंगा? मैग्नीशियम को। जो जिसके ऊपर होता है वो उसको रिएक्शन में डिस्प्लेस कर देता है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, अगर इसको प्रोटेक्ट करना है तो आयरन भी कर सकता है, लेकिन आयरन को करना है तो ये नहीं कर पाएगा, ये करेगा। तो जो जितना ऊपर रहता है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग नेचर होगा और प्रोटेक्ट करेगा। तो इससे तो थोड़ा तुम यही ध्यान रख लेना बस। अब चलो सीधा क्वेश्चन सॉल्व करने फटाफट। बोलो, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? डन। अब मैं क्वेश्चन सीधा वहीं दिखाता हूं तुम्हें। देखो, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम सिंपल सा कहानी है। मैं तुम्हें ऐसे एक एग्जांपल दे सकता हूँ। एक बच्चा था बहुत स्लो, मतलब वो इतना स्लो था, कब की बात है वो, 12th में उसकी री आ गई थी, इतना स्लो था। अब जो स्लो होगा उसी की री आई। लेकिन उस बच्चे को एक बहुत अच्छी चीज थी उसमें, उसकी री आई, उसके बाद वो पढ़ा। तो उसको मैंने पढ़ाया और उसको बताया कि क्या करना है, कैसे करना है, बस उसको यही चीज मिसिंग थी। और ऐसा नहीं था उसका दिमाग नहीं है, क्या नहीं है, दिमाग उमाग सब बढ़िया था, बस दिक्कत है उसको ये नहीं पता था करना क्या है, कैसे करना है। और सोच, री का पेपर उसने दिया, अच्छे मार्क्स आए, मतलब ये लगा ले 70 में अप्रॉक्स उसके 45 या 50 के बीच में आ गए। वहां तक तो चल नॉर्मल चीज है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। अब उसके अंदर पढ़ने की ऐसी वो जगी कि मुझे उसको पता लग गया कि ये ट्रिक क्या है पढ़ाई का। कुछ नहीं करना होता, थोड़ा सा समझना होता है, 2-4 प्रीवियस ईयर देखना होता है और दिमाग में बैठाना है, बस 4-5 चीजें, वही लिख के आ जाना, पेपर में नंबर ही नंबर। 1 साल के बाद उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, DAV में लिया था, तो उसने BCA में लिया। पूरे कॉलेज में फर्स्ट रैंक आई थी उसकी BCA में। तो उसको पढ़ाई से क्या इतना मतलब हो गया, जो बच्चा जो 12th तक री री ला रहा था, वो एक ही बार BCA में फर्स्ट रैंक लेके आया। पूरे कॉलेज मतलब पूरे MDU में उसकी फर्स्ट रैंक आई थी। तो ऐसा है, तो कई बच्चों को बस ये थोड़ा सा पता करना होता है कि डायरेक्शन क्या है, करना क्या है। ये हर चीज को अपने ऊपर ले लेती है, मैं करेगा, मैं जरूर करेगा, मैं कैसे भी करेगा। हाँ, ऐसे 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 बच्चे हैं जिनकी एक इंजीनियरिंग में हर सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 6-7 होते हैं, 5-6-7 मान ले जितने भी। उसके 4 सेमेस्टर निकल चुके थे और उसके 18 सब्जेक्ट में री थी, 18। सोचो कितने में पास हुआ होगा, 4 सेमेस्टर में ज्यादा से ज्यादा 24 या 25 सब्जेक्ट होंगे, उसमें से 18 में री थी उसकी। 4 सेमेस्टर मतलब 2 साल, उतनी री थी। फिर वो मुझे मिला, मैंने उसको पढ़ाया। मैं अपने पे क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं बस बता रहा हूँ उसकी बात। वो पता क्या कहता था कि भैया मुझे दिक्कत इसमें होती है कि मुझे समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करूँ, पढ़ूं कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करूँ। स्कूल में जाता हूँ तो शुरू, मतलब सॉरी कॉलेज में जाता हूँ, शुरू हो गया, घर पे भी समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करूँ। मैंने उसको 2-4 महीना पढ़ाया, उसको बताया। उसके चौथे सेमेस्टर में मैं उसको मिला था, 5वां 6ठा सेमेस्टर आते आते उसकी सारी री खत्म। 7वें सेमेस्टर में तो मेरे को कहता कि भैया बस 7वें तक पढ़ा लो, 8वें में बताना। अब मेरे को पता लग गया पास कैसे होना है। मैंने कहा मेरा ही बिजनेस खराब कर दिया इसमें।
तो कहता है 8वें सेमेस्टर में, कहता है मैं खुद कर लूंगा, मुझे पता लग गया क्या करना है, वही 5-6 क्वेश्चन है, यही टॉपिक है, बस कहीं से भी एक बार समझ लेना है, उसी को लिख लेना, पेपर में वही लिख देना है, कुछ भी आए, अगर कुछ उल्टा सीधा भी आ गया तो मैंने उससे रिलेटेड लिख दिया, नंबर मिलेगा। तो उसको पहले उसके थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन हिल गया ना, तो उसको लगता था ये तो कुछ और पूछा है, मैंने तो कुछ और पढ़ा है, वो लिखता ही नहीं था। और लिखता ही नहीं था तो जीरो तो ऐसे ही मिलना है। जब कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो तुम्हें जीरो तो मिलेगा ही, लेकिन लिखोगे उसके बाद जीरो मिले तो उसकी बात अलग है। लेकिन उसमें जीरो नहीं, कोई चाहते हुए भी कुछ भी सही लिख दिया तो आधा एक नंबर तो दे ही देता है। तो कभी भी ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी लिख के आओ। 8वें सेमेस्टर आते आते बंदे की सब री क्लियर हो गई थी, और वो इंग्लिश इंग्लिश में एकदम बढ़िया था, एकदम मस्त इंग्लिश बोलता था, डिबेट कंपटीशन पार्टिसिपेशन स्टेट लेवल तक करता था, डिबेट डिबेट में कंपटीशन। बस उसको ये साइंस वाइंस थोड़ा समझ नहीं आता था, लेकिन फिर उसने किया तो कर लिया अच्छे से। इसलिए बोलता हूँ लास्ट का फर्क है, सबका दिमाग बराबर ही है, बस लास्ट में कैसे तुम सबको समराइज कर रहे हो, बस ये सोच लो यही चीज है, यही आएगी, 20-5 चीजें हैं, बस कर ले। सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। चलो आगे आओ। चलो बेटा, बताओ मेरे को फटाफट जल्दी से थोड़ा सा, क्या क्या मेन मेन चीजें हैं जो मैं बता रहा था, सारे क्वेश्चन नहीं, जो मेन मेन बोलूंगा वही डिस्कस करना है। पहले ये वाला मैं पूछ रहा था, 7th वाला, बताओ पढ़ के समझ आ गया 7th वाला क्वेश्चन? हाँ। यूजिंग द ई नॉट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई गिवन बिलो, प्रिडिक्ट विच इज बेटर फॉर कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन टू प्रिवेंट कोरोजन। अब आयरन की वैल्यू -0.44 दे रखा है, ये 0.26 है। मैंने ऐसे तुक्का मारा था पर सही ले लिया था लगभग, है ना, यही लिया था ना मैंने एग्जांपल। ठीक है, तो किसको लेंगे बेटा? एक्स को। तो एक्स इज अ बेटर कोटिंग, मतलब कोटिंग करने के लिए सरफेस को अच्छा है। ओके। अब मुझे एक बात बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज फॉर द एसिड सॉल्यूशन, प्रिडिक्ट वेदर TI4 स्पीसीज में बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज Fe2 टू Fe3। कौन ऑक्सीडाइज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? वो तो पूछ ही नहीं रहा ना, ये बोल रहा है कि Ti+4 स्पीसीज में बी यूज टू ऑक्सीडाइज, क्या वो Fe2 को Fe3 में ऑक्सीडाइज कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसकी वैल्यू से कम है। समझ रहे? ऑक्सीडाइज वो करता है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, समझ रहा है? जिसकी ऑक्सीडाइज वो करेगा जो पॉजिटिव में ज्यादा है, रिड्यूसिंग वो करेगा जो नेगेटिव में ज्यादा है। तो ये दो चीजें याद रखनी है बस। तो उसने बोला है Ti का पूछ रहा है वो, नीचे वाले का नहीं। अब सुनो, ये तो सब एक जैसे ही है, ये सब एक जैसे हैं, तो सारा ट्राई करोगे बस रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग पे है। ये तुम्हारा अब यहाँ से शुरू होता है नर्स्ट इक्वेशन, जो मैंने कल कराई दिया था तुम्हें, तो इस पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। ये सारे मैंने कराए थे और कल दिए भी थे तुम्हें करने के लिए, है ना, तो ये तुम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। आज हमारी कहानी शुरू होती है इधर से। कहाँ गया? चलो बेटा, हमारी कहानी शुरू होती है अपना इधर से। चलो, पहला क्वेश्चन है, थ्योरी वाला भी देख लो एक बार ताकि तुम्हें ध्यान रहे। क्या बोला है बताओ? Dilution affect both conductivity as well as molar conductivity. And effect of dilution on both is as follow. बताओ, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन दोनों पे क्या होता है? मैं थोड़ा सा बता देता हूं। डाइल्यूशन का इफेक्ट बोल रहा है कि कंडक्टिविटी पे और मोलर कंडक्टिविटी पे। देखो, जब हम पानी डालते हैं ना, तो कंडक्टिविटी को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो मोलर कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, हर चीज बढ़ेगा। क्योंकि डाइल्यूशन करोगे तो आयंस दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो आराम से घूम फिर सकेंगे आयंस। बस क्या नहीं बढ़ता? कंडक्टिविटी। क्योंकि कंडक्टिविटी की डेफिनेशन होती है कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो 1 ml पानी के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं, ये जो हमने थ्योरी लिखवाया था वहां लिखवाया है सब, कि 1 ml पानी के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं। इसीलिए अगर तुम पानी ज्यादा डालोगे तो कंडक्टिविटी घटेगी। तो एक दिमाग में फिक्स कर लो, डाइल्यूशन करने पे क्या कौन घटता है? सिर्फ कंडक्टिविटी, बाकी हर चीज बढ़ेगी। अब बताओ ऑप्शन क्या होगा? डी, कंडक्टिविटी, पहला वाला। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस वेयर द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। अब मुझे सभी इसकी वैल्यूज बताओ सेकंड वाले की को सॉल्व करके। द मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Mg and SO4 आर गिवन। आप MgSO4 का बताओ। कुछ नहीं, सिंपल,
mg का दे रखा है, SO4 का दे रखा है, mg SO4 का कितना होगा, दोनों को प्लस कर दो बस भाई, लैम्डा नॉट ऑफ mg प्लस लैम्डा नॉट ऑफ SO4, तो दोनों को जोड़ दे, तो 160 और 106, 266 सेकेंड। साइमन कुछ था इसमें, कुछ नहीं। अब ये बता थर्ड, सॉल्व कर इसको, थर्ड वाले को, सेम लॉजिक पे है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है, कर थर्ड वाला। तो बता दे फिर, सेम ही है तो, हे जोड़ना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस में बोल रही है कि एकदम सही है। अरे वो तो देख बेटा, 2 और 3 भी तो है। हाँ अब कर, मुझे पता है जब कोई चीज आती है तो थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, लेकिन होश रख के। सेकंड ऑप्शन, मैथ में तुम देखना, मैथ में भी टॉप करेगी वो। तो ये तो देख कंपटीशन तुझे दे कौन रहा है, बायो वाली बच्ची है वो, मैथ में कंपटीशन दे रही है तुझे, सोच। यानी तू समझ रहा है, सब्जेक्ट मायने नहीं रखता, एफर्ट मायने रखता है। कौन सा है ऑप्शन बता, सेकंड। आज तेरा आया भाई, बता पर आ जाएगा। क्या करता है आयुष, बोल, मजाक सीरियसली बता कैसे करता है, तो बोल, मैं लिख रहा हूँ। तो उसकी जो वैल्यू है ना 189 वाली, आज लाइट नहीं आ रही ना, 189 को 189 को दूसरे कंफ्यूज नहीं, मैं पूरा लिखता हूं, देख सबसे पहले तूने ऐसे लिखा होगा, और इसको ऐसे लिखा होगा बेटा, Al2 और SO4 थ्राइस, यही लिखा होगा बेटा, जल्दी बोल। अब उसके बाद क्या लिखा होगा, लैम्डा नॉट ऑफ 2 Al प्लस 3, और क्या लिखा होगा, 3 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ SO4 ट्वाइस नेगेटिव। अब वैल्यू बता जल्दी, 2 इंटू एल्यूमिनियम का कितना था, 189, वेरी गुड, और ये कितना था, 3 इंटू 160, वेरी गुड, और ये निकालना है, कितना आएगा, 858, वेरी गुड। अब सुनो, मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, ये क्वेश्चन कब आया है, 2024, 2023 में यही क्वेश्चन आया था सेम। उसमें पता है क्या दिया था, उसमें ये दे रखा था और ये दे रखा था, और एल्यूमिनियम का पूछा था, और उसका आंसर आया था 189, वही तो आएगा। इसमें 189 ये दे रखा है, ये पूछ लिया, पिछले साल क्या दिया था, ये भी दे रखा था, ये भी दे रखा था, ये पूछा था, तो यही घूम फिर के आता रहता है, एक ही चीज, कुछ अलग नहीं। बोल, समझ गया ना, वेरी गुड। आ गया बेटा, ये सेम है तो मैं नहीं बता रहा हूं, सेम लॉजिक से हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अब मुझे ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पे हाईएस्ट कंडक्टिविटी किसकी होगी, बोलो, दिमाग लगा, 298 केल्विन पे हाईएस्ट कंडक्टिविटी, दिमाग लगा थोड़ा थोड़ा। HCl, HCl, CH3, CH3, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, समझ गए, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन आंसर तो HCl होना है भाई, CH3COH तो होगा नहीं। अब उसमें भी देख ले, एक है 0.01 और एक है 0.1, क्या होगा, हाँ बी, ए क्यों बोला बता, देखो भाई क्या दिमाग लगा रहे हो, इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव द हाईएस्ट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, कितना कंडक्टेंस ऑफर कर रहा है पर ml सॉल्यूशन, यानी हमेशा जो जितने भी हम फॉर्मूले लिखे हैं, मोलर कंडक्टिविटी क्या लिखते थे, K इंटू 1000 अपॉन एम, तो कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, समझ रहे हो, तो 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो ये थोड़े थोड़े छोटी छोटी चीजें याद रखो, वैसे बोर्ड में नहीं आया, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है। और एक और चीज, जो भी 2024, 2023 और 2025 का सैंपल क्वेश्चन होगा, वो 2026 में 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, तो सैंपल पेपर पिछले साल के करने बहुत अच्छे जरूरी है तुम्हें अच्छे से। ये बताओ, सेमी लॉजिक पे है, ये इक्वेशन तो अभी पता ही था तुम्हें, कोलार्स गिव द फॉलोइंग रिलेशन फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस ए अंडर रूट सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वली होल्ड्स ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू है, बताओ। अगर कैप एम को कैप नॉट ए के इक्वल कर सकते हैं क्या, जब कॉन्सेंट्रेशन
अंडर रूट ए के इक्वल हो, या ए नॉट है एज सी की वैल्यू को 0 कर दो, या ए नॉट हो जाएगा जब सी इंफिनिटी होगा, या ए नॉट होगा जब सी 1 होगा। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है जो ग्राफ लिखवाया था। क्या है, कैसे बी है बता। जब कॉन्सेंट्रेशन 0 करते थे तभी तो कैप नॉट एम आता था। मैंने बोला था कैप नॉट एम क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, बस। तो ऐसे बातों को भी लिख के पूछ सकता है, तो बोलना नहीं। अब चलो मैं जो क्वेश्चन बता रहा था तुम्हें वो दिखाता हूँ। ये तो सेम ही है, ग्राफ से वैल्यू बतानी है बस देख के। हाँ मैं ये वाला बोल रहा था बार बार जो आता है ना क्वेश्चन, कहाँ गया ये वाला जो मैं तुमसे पूछ रहा था 18। हाँ भाई ये 18 बता रहे, तू 19 बताओ, इधर 19 बताओ क्या है, तुम 18 बताओ क्या है, तुम दोनों बताओ क्या है, जल्दी बता। 18 19, अरे तू नाम तो बता। ए स्ट्रॉन्ग ना, एकदम छलांग मार दे उधर नीचे सीधा तैरते हुए जाएगी। ए स्ट्रॉन्ग। बेटा इसमें ए और बी हो सकता था, ए मैंने गलत बोल दिया तो बी बचा। ए ना, बी। हाँ मैंने पहले ही बोला था जो ज्यादा टाइम बढ़ जाएगा वो क्या होगा, वीक, तो स्ट्रॉन्ग बी हुआ। सर इसका भाई इसका भाई है, सही बोल रहे हैं क्या। ट्रू सर ट्रू भाई वीक पूछा है इसमें, वीक, इसमें वीक पूछा है ना, तो वाई होगा, वेरी गुड। अरे वाई 25 गुना बढ़ गया, जो ज्यादा बढ़ा वो वीक, मतलब जो कमजोर लोग हैं वो बह गए, ये समझ ले, जैसा हवा आया वैसे बह गए, तो वो लोग हैं वो हर जगह बदल जाते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल करो जल्दी से फटाफट, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ भाई 22 निकालो इधर, 22 ही निकालो, चलो दोनों एक ही है वैसे। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन बोलते हैं। पहले देख क्या गिवन है और क्या निकालना है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आपको अल्फा निकालना है बेटा, तो अल्फा का फॉर्मूला लिखिए पहले। वेरी गुड, अब आपको सब कुछ गिवन है। साक्षी ऐसे क्यों मुंह बना रही है, जैसे पता नहीं क्या ही क्वेश्चन आ गया है। तेरे लिए क्या ही, तेरे लिए कुछ है ये सब, बोलो। मैं समझ गया, इन दोनों से प्लस करके निकाल देते हैं। 0.1 आ गया, 0.1। ये चीटिंग करते हैं ना, एक साथ गेम शुरू करते हैं और पहले खत्म कर देते हैं। चलो 0.1 आ गया, नित्या आ जाएगा ना, 40/400, वही 39/400, बात एक ही है, तो आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन निकालता हूँ और थोड़ा। ये कैसे हो गया, हाँ क्लिक कर रहा था ना, तो कुछ पागल होते हैं ना नमूने से, बार बार ऐसे कैप फेंक देते क्लिक करने में, तो वो कैप आ गया। चलो बेटा 34 करो, रुक जाओ, 28 करो पहले, पहले 28। तू इस बार जल्दी निकालना चाहता ना आंसर, तू 34 कर पहले, उसके बाद 28 हम करेंगे साथ में। ये बिल्कुल सही है, तू 34 करो भाई जल्दी से, उसके बाद 34 मेरे साथ करना। तुम 34 करो एक बार ट्राई, देखते हैं कौन जल्दी निकालता है। तो तेरे लिए तो ऑप्शन है, तू सब कुछ कर सकती है, यू आर सुपर इंटेलिजेंट गाय। गाय गाय, गाय नहीं गाय। अच्छा, अरे यार तुम सुपर इंटेलिजेंट इंसान हो, यू आर सुपर इंटेलिजेंट पर्सन, राइट, गुड। लिखो बेटा। तेरा ड्रीम बड़ा होना चाहिए, तू ऐसे छोटे दो चार आदमी कुछ बोल दे तो तू कर बेटा कर। सर यस, कौन सा रहेगा? यही तो मेरे को नहीं बताना है भाई।
आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। मैंने हर बार न्यूमेरिकल के लिए तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज बताई है कि क्या गिवन है, क्यों गिवन है, कोई मतलब ही नहीं। जो पूछा है निकालना उसको लिख दिया करो और फिर देखो कमी क्या क्या है, जो जो कमी है वही निकलेगा वो वैल्यू से बस। हाँ वेरी गुड। तो कोई भी क्वेश्चन आंसर कर नहीं रहा है तू, बस लास्ट में बोल देगा आंसर आ गया। साक्षी कर दी है तू 28। कहीं डाउट है थोड़ा सा तो बता। कंडक्टिविटी भाई, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालना है। यूनिटी मतलब एक, मोलर कंडक्टिविटी मतलब, यूनिटी मतलब वन, यूनिटी मतलब वन। क्या है वन, वन यूनिटी, क्या है वन? यूनिटी तो वही तो बोलो, यूनिटी क्या है, सेल कांस्टेंट, पाई बाई एल नहीं, एल बाई ए, एल बाई ए वन है। देख इधर बताऊं 34 थोड़ा सा कर लोगे ना, चलो तो फिर कर ही लो। सबसे पहले आयुष फॉर्मूला लिखा है यही वाला, बोल मेरे को क्या क्या लिखा है। के इंटू 1000 अपॉन एम, ये लिखा है क्या? अब तू एक बात बता मुझे, तू ये चुपचाप लिख के छोड़ देता, अब तुझे क्या कमी है यहाँ पे? आधा नंबर। अब तुझे क्या क्या कमी है यहाँ पे, के नहीं पता और एम दे रखा होगा, एम ये रहा 0.1, 0.01, तो तुझे बस के नहीं पता। अब तू जैसे ही बोलता मुझे के नहीं पता तो के का फॉर्मूला लगा देगा। तो के का फॉर्मूला क्या था जल्दी बोल। 1/r इंटू एल बाई ए। अब बेटा 1/r कितना है, 1/r कितना गिवन है 200, और एल बाई ए 1 है, सेल कांस्टेंट यूनिटी है। कितना आ रहा है तनवीर इसका? 0.5 आ रहा है क्या इसका? 1/20 मतलब 0.5 ही तो हुआ। 1/2 आ रहा होगा, 1/20 मतलब 0.05 होता है। भाई कोई भी सही गलत हो सकता है, देख लो एक बार। 1/20 आ रहा है, देख बे तन्वी एक बार, मैं भी देख लेता हूँ। के की जगह एक 1/200 रखा, 1/200, और 1000 की जगह 1000 रखा। एम की जगह क्या रखा है जल्दी बोल। हाँ यानी 0.01 को मैं लिख दूं 1 × 10 का पावर कितना, 2। अब 2 से 2 कट गया तो 500 ही तो भाई सबका ही गलत आ रहा है, कैप में 500 आ रहा है। तो भाई देखो दोनों ने, सबने गलत निकाल दिया, और सब में हो रहा है 0.5 क्यों, 0.05 क्यों? हाँ तो मान ले चल 200 से 500 काट दिया और फिर नीचे आएगा क्या, तो 0.01 है ना, तो 0.01 का मतलब 1 और ऊपर गया 100, 500 ही आएगा ना, सही है क्या? 500 सही है ना, हाँ गुड। 500 वो साक्षी, इसीलिए मैं निकालती ही नहीं हूँ आंसर, कि ना निकालूंगी ना गलत और सही का झंझट होगा। निकला, चल आगे बढ़ आगे बढ़। ये वाला बता कैसे हुआ 28। हाँ भाई नित्या साक्षी और आदित्य, क्या नाम है इसका, दिया। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या गड़बड़ी हो रही है, नहीं समझ आया ना? गुड, देखते हैं एक बार। देखो ये थोड़ा सा घुमाने वाला कंफ्यूजन वाला है, पर इसमें ना मेन मेन चीजें जब पकड़ लोगे तो तुरंत हो जाएगा, तुम उसी को नहीं पकड़ पा रहे हो वो। हाँ वही तो बोल रहा हूं, तभी तो दिया, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे हो जाते हैं थोड़ा, लेकिन है बहुत आसान। देख मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी कोई क्वेश्चन आता है हमें कोई मतलब नहीं कौन क्या है, हमें सिर्फ ये पता करना है निकालना क्या है। सीधा पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, लास्ट में क्या लिखा है बोल। रेजिस्टेंस, इफ द रेजिस्टेंस दिस सेम सेल filled with this, calculate the conductivity and the molar conductivity of 0.5। तो मुझे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, और 0.05 के लिए तो मैंने चुपचाप एक काम किया, इधर देखो मैंने लिख दिया के। तो के का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/r इंटू एल बाई ए। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस किया, कुछ नहीं किया। अब सुनो, मुझे इसके लिए आर चाहिए 0.5 के लिए, अब देख इधर, अब देखते रहे बाद में लिखना। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी फील्ड विद द 0.2 मोलर, इसका रेजिस्टेंस 200 दे रखा है,
0.2 मोलर वाले के लिए, पर हम तो 0.5 के लिए निकाल रहे हैं। तो बोला है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद दिस इज दिस, तो हमें ये वाला रेजिस्टेंस लेना है 620 ओम, यानी यहाँ पे 1 अपॉन क्या लेना है बेटा 620। नाउ व्हाट इज एल बाई ए, तो बोला है सेम सेल है, यानी सेम सेल है, यानी एल बाई ए क्या होगा, दोनों सेल का सेम होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करते हैं, सेल कांस्टेंट यहां पे थोड़ा सा पॉज कर देते हैं, और क्या मेरे को एक सेल की ना कंडक्टिविटी गिवन है 0.2 वाले की, तो वहां पे मैं ये फॉर्मूला दोबारा लगा सकता हूं क्या कि 1 अपॉन आर इंटू सेल कॉन्स्टेंट, बोलो भाई लगा सकता हूं। अब देख पहले 0.2 वाले के की वैल्यू गिवन है 0.024, ये 0.024, तो इसकी जगह क्या रख दूंगा 0.024, और आर कितना गिवन था बेटा 200, तो आर गिवन था 200, तो क्या यहां से सेल कांस्टेंट नहीं निकलेगा, और जो सेल कांस्टेंट इसका निकलेगा वही तो उसका भी है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है सेम सेल, देख ऊपर बोला है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, यानी सेल बराबर है दोनों सेल, तो सेल कांस्टेंट दोनों सेल के लिए क्या होगा इक्वल, तो मैंने एल बाई ए वहां से निकाला और यहां पुट कर दिया। अब यहां पे जब पुट करेंगे तो क्या आएगा बोलो 1 अपॉन 620 इंटू सेल कांस्टेंट की वैल्यू, बोल भाई कितना आ रहा है, जल्दी बोल कितना, फिर भी मैं देखूंगा एक बार, 0.024 इंटू 200 4.8, वेरी गुड, हाँ बेटा कोई बात नहीं। तो अब ये कितना आ गया जल्दी बोलो 4.8 डिवाइडेड बाई 620, तो ये बहुत ही छोटी वैल्यू आई 0.007, डन 0.007। बस अब तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, के निकल गया तो मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा, के इंटू 1000 अपॉन एम, बोल के इंटू 1000 अपॉन एम, तो क्या होगा जल्दी बोल, के इंटू 1000 अपॉन एम। नाउ व्हाट इज के, कितना के है इधर 0.007, और 1000 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, और नीचे क्या लूं एम कितना है 0.05, बस, तो ये आ गया 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, 700 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ रहा था 700 को 41, कैसी बात कर रही है 140 ना, तो तू 0 पॉइंट क्यों बोल रही है 140, 5 को डिवाइड कर रही है उतनी बड़ी वैल्यू से, समझ आ गया, ठीक है नहीं बोला फ्रूट ब्रेक मुझे सबकी शक्ल याद आ जाती है अचानक से, बेटा हो गया। सुन एक जो अलग इधर नित्या उधर जो अलग क्वेश्चन आता है ना बेटा, एक वही वाला आता है बार बार, देखिए यही वाला बता रहा था जो एक बार पहले भी आया था, देख इधर सेम है ना 189 वाला जो बता रहा था, देख यही था ना वो सेम। हाँ बेटा कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी के इंटू 1000 अपॉन एम, हाँ मेरी कहाँ है वो, हाँ है 7 बजे से, ये सब तो कर ही दोगे तुम, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। कौन सा नहीं कर पाओगे, चलो एक उस पे भी बता ही दो लगे हाथ तो, चलो चलो एक बता दो क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन बताओ 21, फिर मैं तुम्हें लिखवा के देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, सभी लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 21।